हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं, हाल पे ही रिजल्ट आया है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है। मैं बिल्कुल वो बातें नहीं करूंगा, आप उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, अपनी गलती को सुधार करिए, बाउंस बैक करिए। आप अगली बार करेंगे तो आपका रिजल्ट क्लियर हो ही जाएगा। ये आपने बहुत बार सुन लिया है। मैं आपको बताता हूं बाउंस बैक करना कैसे, रीस्टार्ट करना कैसे, एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, मैं आपको वो बताता हूं। क्योंकि अब वो सारी बातें आपने सुन लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप रेडी हो गए हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको रीस्टार्ट कैसे करना है इसकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। पूरी सारी चीजें बना के रखिए कि कैसे आपको आपका रिवीजन अब प्लान करना है। अगर आप सितंबर 2025 में अपना एग्जाम दे रहे हैं या फिर जनवरी 2026 में अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो रीस्टार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से प्राइमरी रीजन होते हैं लॉ के एग्जाम में फेल होने के लिए, कौन कौन से सेकेंडरी रीजन होते हैं, आप इन रीजन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और कुछ टिप आपके पर्सनल लेवल पे आपको मैं दूंगा। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को सुनिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरा प्लानर आपके लिए मैं बना के लाया हूं। सबसे पहले दोस्तों अभी देखो क्या होता है, आप पढ़ के तो गए थे, सारी चीजें आपने जोरदार पढ़ा था, क्लास अच्छे से की थी, आपने रिवीजन जोरदार किया था, भर भर के राइटिंग प्रैक्टिस की थी, भर भर के रिवीजन किया था। सब कुछ करने के बाद भी आप अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गए, तो बड़ा ऐसा बैगेज सा लगता है यार, शुरू कहां से करूं, नम सी फीलिंग आती है। तो मैं आपको एकदम बेस्ट रूट बताता हूं, इजी टू गो वाला रूट। मैंने आपके सीए फाउंडेशन लॉ के 7 चैप्टर को 3 हिस्सों पे बांट दिया है। जैसे ही आप उस पे फॉल डाउन होने लग जाएंगे, उस पाथ में आप नेचुरली फ्लो करने लग जाएंगे, आपको इजी लगने लग जाएगा। क्योंकि स्टार्ट करना ही डिफिकल्ट होता है। वंस यू स्टार्ट, थोड़ा सा आप रास्ते में आगे निकल गए, बस उसके बाद दे धक्का फ्लो के अंदर आप नीचे आगे बढ़ते जाते हो। सो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं रिवीजन प्लानर आपको बताऊं, मेरे हिसाब से ये मैं एक स्टैंडर्ड वे में आपको एक प्लानर बता रहा हूं। हो सकता है आपकी खुद की भी कोई स्ट्रेटेजी हो, तो अगर खुद की स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो करें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बट हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी सुन के आपकी स्ट्रेटेजी में और चार चांद लग जाए, कुछ बेहतर हो जाए, तो एक बार सुन जरूर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोलते हैं, फेज 1 में आप ये 3 चैप्टर करके लो। सोगा, इंडियन पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट, आईसीएआई के वेटेज के हिसाब से ये तीनों चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपका 45 से लेके 60 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। लेकिन मोटा मोटा 50% सिलेबस आपका इन 3 चैप्टर से हो जाता है। अब सोगा इतना बड़ा भी नहीं है जितना कॉन्ट्रैक्ट है, ना इंडियन पार्टनरशिप इतना बड़ा जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ना कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है। कंपनीज एक्ट में तो आपको बेसिक दिया हुआ है, जो सीए इंटरमीडिएट लेवल के चैप्टर 1 पे रहता है, वही आपके सीए फाउंडेशन के अंदर आपको दिया हुआ है बेसिक लेवल पे। तो जैसे ही आप ये 3 चैप्टर करेंगे, आपको फील आएगा ले भाई 50 मार्क्स का सिलेबस तो मेरा हो गया, आधा हाथी तो निकल गया, अब आधा हाथी ही निकालना बचा है। तो वंस यू गो विद दिस 3 चैप्टर, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज किए, इसके क्वेश्चन बैंक को आपने लगाया, इसकी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करके ली, तब आपको ऐसा फील आएगा हाँ भाई 50 मार्क्स की तैयारी तो यूं हो गई। और मेरी जानकारी में आपके ये 3 चैप्टर बहुत कम समय में हो जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स की तैयारी तो आपकी खट से हो जाएगी। अगर आप सितंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो टेंशन ही मतलब, पहले ये 3 चैप्टर से शुरू करो, पहले अपने आप को एक बूस्ट दो, पहले अपने आप को एक मोटिवेशन दो, पहले आप अपने आप को ये 3 चैप्टर करके साबित करो कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूं। 50 मार्क्स की तैयारी तो अभी हो गई है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी गलती आपको करनी नहीं है, क्या मिस्टेक होती है। बस रुकिएगा कि जब आप ये पढ़ेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है जो अब तक आप कर रहे थे। प्राइमरी रीजन क्या है, सेकेंडरी रीजन क्या है। फिर उसके बाद अगेन सेकेंड फेज में चलना, ये भी इजी टू गो है। इसमें आपको क्या करना है, नेगोशिएबल करना और एलएलपी करना है। एलएलपी में है क्या, 17 सेक्शन है। मेरे रिवीजन लेक्चर से कर लोगे तो 2 घंटे के अंदर खून में उतर जाएगा वो एलएलपी। तो वो 5 से 10 मार्क्स आपको देके जाता है, नेगोशिएबल 10 से 15 मार्क्स देके जाता है। यानी कि ये 2 चैप्टर कर लिए तो आपके 60 से लेके 85 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। मैं पूरा आईसीएआई के वेटेज के हिसाब से बात कर रहा हूं, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। लास्ट में जब आपके ये हो जाएंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार 60 से 85% मेरा सिलेबस हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओ जो कि समंदर जैसा है, 9 यूनिट है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, उसको इत्मीनान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट टेक शुरू करने जा रहे हो वो इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यार इस पे इतना टाइम लग रहा है, बाकी कब करूंगा। तो आपने बाकी पहले निपटा लिया,
ये सोगा पार्टनरशिप कंपनीज जिसको कम टाइम लगेगा, तो अब आप बेटर पोजीशन में भाई 60 से 80% का सिलेबस हो गया, अब इसको करना है। और ये बड़ा भी है तो इसको आराम आराम से लेके जाओ, पढ़ते हुए जाओ, रिवाइज करते हुए जाओ, ताकि आगे भी बढ़ते जाओ तो पीछे की चीजें दिमाग में बैठी रहे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं, यानी कि तरीका क्या रहेगा, क्या मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो आप ये एफर्ट वाला फेस रहेगा, बट एफर्ट वाला फेस आप तीसरे फेस में रखना ताकि आप थोड़े से सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहे। फेस 1 फेस 2 आपका क्लियर हो चुका है, फेस 3 में आप एफर्ट मारना। यहां पे आप जैसे ही आएंगे तो यहां पे भी आपका 80 से लेके 115 मार्क्स, आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता है, तो इस प्रकार से आपका सिलेबस का कवरेज हो जाएगा। लास्ट में वेरी इजी टू गो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस पे कंसेप्चुअली चीजें कम है, थोड़ी सी याद करने वाली चीजें ज्यादा है, ये आपको 5 मार्क्स देगा। तो ये आप एकदम लास्ट में करना, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं थर्ड फेज के बाद कि कुछ बचा है। ये आप टाइम पास करते करते घूमते फिरते आधा आधा घंटा भी दे दिए तो ये आराम से हो जाएगा। तो 4 हिस्सों में आप अपने रिवीजन को आप डिवाइड कर लो। पहले हिस्से को मैंने इसलिए यहां पे रखा है क्योंकि इससे आपका 45 से 60 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है, तो ये आपको पुश करेगा कि यार आधा सिलेबस तो यहीं खत्म हो गया, और टाइम ही कितना लग रहा है इसको यार खत्म करने में। मैं ईमानदारी से बताऊं, ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर आप सिर्फ लॉ ही पढ़ते हफ्ते भर के अंदर आराम से हो जाएगा। हफ्ता भर बहुत है, अगर शिद्दत से इसको पढ़ते और हफ्ते भर में भी पूरा नहीं पढ़ना है भाई, 6-8 घंटे भी पढ़ोगे ना तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप रिविजन कर रहे हो दोस्त, आप फ्रेश स्क्रैच से नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, आपको बेसिक में ही डाउट है, तो उसके लिए मैं आपको आगे चीजें बताता हूं कि कैसे करना है, बट हफ्ता भर बहुत है इन तीनों के तीनों के लिए, हफ्ता भर इनफ है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या रीजन होते हैं आपके लॉ पे फेल होने के लिए। सबसे पहला रीजन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तकलीफ तो आएगी। इंस्टीट्यूट आपका इवॉल्व हो रहा है दोस्तों, मेरे को जितना समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट एआई की भी मदद लेता है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए। इंस्टीट्यूट बहुत सारी बुक रिफर करता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड केस लॉ है, उसमें से थोड़े से एस्थेटिक चेंज कर देता है और आपको केस लॉ देता है। ये मुझे क्यों पता है भाई, देखो मैंने एलएलबी और एलएलएम भी किया अपने सीएस के साथ, वो सारी बुक जब मैं केस लॉ पढ़ा हुआ हूं एलएलबी एलएलएम में, और सेम क्वेश्चन मेरे को उठते हुए दिखता है अपने आपके मेन एग्जामिनेशन में, तुरंत बुक खोल के देखता हूं, अरे यार ये तो वही है। तो मेरे को समझता है कि वो कौन कौन से लेवल के केस लॉ उठा रहे हैं, एआई का कहां इस्तेमाल हुआ हो सकता है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो माफी चाहता हूं दोस्त, थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहेगी। डेफिनेटली जिस हिसाब से नया सिलेबस आया, जब से इंस्टीट्यूट एकदम हार्डकोर किसी भी लाइन को उठा के कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है, मेरी जानकारी में अब ये यूट्यूब के रिवीजन सेशन से शॉर्टकट से पास नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप यूट्यूब से पढ़ के खुद एफर्ट डाले, या रेगुलर क्लासेस ले, या किसी की फास्ट ट्रैक क्लासेस ले, व्हाट एवर द सिचुएशन में भी आप जो भी लेवल पे हो, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी दोस्त। बट इस बात को मैं क्लियरली बोल सकता हूं, यूट्यूब के रिविजनरी सेशन से शायद बात ना बने। हाँ, आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो रेगुलर इन डेप्थ मैनर में, फिर आप रिवीजन पॉलिशिंग के कर रहे हो, वो वर्क करेगा। बट आप सोचो कि यार रिवीजन देख के ही पास हो जाऊं, पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा संभव नहीं है दोस्त। रिवीजन लेक्चर में वो डेप्थ कवर नहीं हो पाती है जिस डेप्थ में इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे तो पिछले 3 एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कमांड ओवर लैंग्वेज अगर आपके ऊपर नहीं है, देखो लॉ क्या है, लॉ इज ऑल अबाउट लॉ की वोकैबुलरी। वो वोकैबुलरी की कहां राइट की जगह इंटाइटल्ड वर्ड यूज करना है, कहां डैमेजेस की जगह कॉम्पनसेशन वर्ड यूज करना है, कहां सूट फॉर प्राइस यूज करना है, कहां पे क्लेम यूज करना है, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। इसको बोलते हैं कमांड ओवर लैंग्वेज। ये एक रेगुलर डिटेल्ड क्लास में बहुत जबरदस्त तरीके से आती है, या तो किसी स्ट्रक्चर्ड फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में बताया जाता है। क्योंकि जब तक कमांड नहीं पता आपको कि भाई कहां कौन से शब्द इस्तेमाल करते, लॉ क्या है भाई, शब्दों का खेल है लॉ। तो अगर ये दिक्कत है तो भले आपकी कंसेप्ट कितने अच्छे रहे, कमांड ही नहीं है लैंग्वेज के ऊपर, तो फिर आप लिख कैसे पाओगे, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे आपके आंसर के फ्रेमिंग में। लैक ऑफ रिवीजन, चलो ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन आपकी रिवीजन में कमी है। तो रिवीजन में कमी तो कंसेप्ट रिकॉल करने में थोड़ा सा धुंधलापन आएगा कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हो सकता है आप किसी और सेक्शन की जगह कोई और सेक्शन अप्लाई कर ले। तो रिवीजन चाहिए, ग्रिपिंग चाहिए उसकी, उस कंसेप्ट का ग्रिप चाहिए जो रिवीजन से आएगा।
फिर उसके बाद आपका हो सकता है लॉ के आंसर लिखने का अप्रोच गलत है। इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट बोलना चाहूंगा। क्या है, मैंने देखा है अलग अलग तरीके से आपको राइटिंग प्रैक्टिस बताई जा रही है, फैंसी तरीके से। मेरा एक सिंपल सा आपको एक सुझाव है, आप ध्यान से इसको सुनना और एनालाइज करना। जो आपको इतने फैंसी तरीके से अलग अलग जगह में आंसर लिखाया जाता है, बेटा पहले प्रोविजन हेडिंग डालना प्रोविजन, फिर लिखना फैक्ट्स, फिर फैक्ट्स लिखना, फिर लिखना एनालिसिस, फिर लिखना कंक्लूजन। ये जो 4 पॉइंटर्स फैंसी वाले हैं, क्या आपने आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर में ये पैटर्न कभी देखा? वो आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर है, यानी कि आईसीएआई आपको सजेस्ट कर रहा है इस प्रकार से आंसर लिखिए। बड़ा सिंपल प्लेन तरीका, सेक्शन मारा, प्रोविजन लिखा, पैराग्राफ में हो तो पॉइंट भी नहीं करते, पॉइंट तो हम करते हैं कि चलो भाई चेकर को इजी हो जाए, एंड दैट्स गुड, पॉइंट में आंसर होने में कोई दिक्कत नहीं है। बट पैराग्राफ में पहले प्रोविजन, फैक्ट्स भी अगर जरूरत पड़ता है तो इंस्टीट्यूट के आंसर में आपको फैक्ट मिलेगा, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में, और फिर सीधा कंक्लूजन रहता है। ये अलग से हेडिंग नहीं दी जाती है। ये आमतौर पर आपको इसको इतना फैंसी और कॉम्प्लिकेट करके शायद इसलिए बताया जाता है कि आपको लगे हाँ कुछ वर्थ इट, हाँ कुछ अलग डिफरेंट मेरे को देखने सुनने को मिला है। बट आप खुद एक बार इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका है यार आंसर लिखने का। क्वेश्चन पूछा है, प्रोविजन डाला, फैक्ट्स की जरूरत है लिखा, कंक्लूड किया, जैसा सवाल पूछा वैसा जवाब लिखा। मेक इट वेरी सिंपल। उसको जितना सिंपल सादा रखोगे उतना आपके जीवन में आसानी आएगी। कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं कोई चीज। ठीक है सर। सेकेंडरी रीजन क्या है? आप लोग क्या एग्जाम्पल याद कर लेते हो इंस्टेड ऑफ प्रोविजन? अरे एग्जाम्पल कोई भी टीचर आपको उस कंसेप्ट को समझाने के लिए देता है, आप एग्जाम्पल याद रख लेते हो क्योंकि एग्जाम्पल रिलेटेबल है। प्रोविजन को आप उतना भाव डालते नहीं, उतना एम्फेसिस डालते नहीं, उतना जोर डालते नहीं, तो भाई प्रोविजन में जोर डालो, एग्जाम्पल को समझने तक सीमित रखो ताकि प्रोविजन याद रहे तो आप लिख पाओ। आपका जो कंफर्ट स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ कंफर्ट लिखना कैसे है वो नहीं आता, बाकी सब आता है। अरे भाई लॉ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, तो फिर सब क्या आता है? जो चीज आपको पास करा रही है, जो चीज लिख के जब आप एग्जाम पास करोगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप कह रहे हो बस मुझे यही नहीं आता बाकी सब आता है, तो फिर क्या आता है दोस्त? ये कंफर्ट स्टेटमेंट देना बंद करो अपने आप को। सबसे पहले इस पे फोकस करो, फिर अगर सब आता है और ये नहीं आता, आप ये समझ लीजिए ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता, क्योंकि इसके बिना आप एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? ये कंफर्ट स्टेटमेंट आप अपने आप को देते हो कि सब आता है। अरे सब अगर आता होता ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं, सब आने का मतलब क्या होता है? आप कंसेप्ट को जिए हो, एक एक शब्द को चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करके पढ़े हो, जो हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट अपने जहन में बैठ जाता है। लिखना तो बाय प्रोडक्ट है उसका। जब एक बार आप कंसेप्ट को जी लिए ना, तो लिख तो आप अपने आप लोगे। तो कहीं ना कहीं जब आप ये कंफर्ट स्टेटमेंट देते हो तो एक बार वापस से झांको अपने अंदर को कि क्या वाकई सब आता है, क्योंकि अगर सब आएगा तो ये भी आएगा। थिंक अबाउट इट। फिर इग्नोरेंस ऑफ सेक्शन एंड कीवर्ड फ्रेजेस में देखता हूं, बोलते हैं सेक्शन लिखना जरूरी नहीं। अरे जिंदा हो क्योंकि सांस ले रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो और सेक्शन नहीं पढ़ रहे तो क्या ही लॉ पढ़ रहे हो भाई? मतलब सेक्शन के बिना तो लॉ क्या ही है? क्यों इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में सेक्शन देता है? मैं आपको बताता हूं सेक्शन से क्या फर्क होता है। सेक्शन जब आप लिखते हो ना दोस्त, आपको सेक्शन से ग्रिप मिलता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। ये सेक्शन इस सिचुएशन को कवर करता है, ये सेक्शन इस सिचुएशन को कवर करता है। अब केस स्टडी आती है तो आप उस फैक्ट को देख के जज करते हो कि ये इधर बैठेगा कि इस सेक्शन में बैठेगा। सेक्शन गिव्स यू अ कमांड, सेक्शन गिव्स यू अ ग्रिप, सेक्शन गिव्स यू अ क्लैरिटी कि आपको क्या लिखना है, और आप उसको ही इग्नोर करते हो, बस प्रोविजन को रटे जा रहे हो। उसका सिर पैर कैसे समझोगे फिर बिना सेक्शन के और की फ्रेजेस के? देयर आर सम की फ्रेजेस जो आप जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको लिखना ही पड़ेगा। डेफिनेशन में आप क्या फेरबदल करोगे? ठीक है सर। कंक्लूजन आपके आंसर का वैसे ही होना चाहिए जैसे क्वेश्चन पूछा है। मैंने कई बार बच्चों की आंसर शीट देखी, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आप आंसर 4 प्रकार का दिए। वो एक बात पूछा है, आपने उसको 4 आंसर दे दिया। भैया उस एक का आंसर दो ना, टाइम भी बचेगा और उसको भी इजी होगा। जब आप 4 प्रकार की बातें करते हो और फोकस नहीं करते हो ना, चेकर को इरिटेट होता है, फिर वो कुछ भी मार्क्स देता है कट करके। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा आंसर लिखना है। हाँ आपको बहुत ज्यादा आता है, आपको एक्स्ट्रा का नॉलेज, आपको सब पता है, तो एक्स्ट्रा का नॉलेज छापना नहीं, जो पूछा है वही लिख के आना है। ठीक है। एक होता है हैक, जब आपको आंसर नहीं पता तो इर्द गिर्द की चीजें लिखने आनी चाहिए। जैसे आपने तकिया कलाम देखा होगा कि सेक्शन याद नहीं आ रहा है तो एज पर द कंपनीज एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर दो, ठीक है, नहीं याद आ रहा लिख दिए।
अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो डिप्लोमेटिक वे पे आंसर कैसे करना है कि ना तो आप उसको हाँ बोल रहे हो ना तो आप उसको ना बोल रहे हो। इससे होता क्या है, आपका आंसर गलत होने से बच जाता है, क्योंकि ना तो आपने हाँ बोला ना बोला। तो जब आप स्टक हो जाओ किसी सिचुएशन में, तो वहां से कैसे डॉज होना है कि चल 5 मार्क्स का पेपर आया है, यानी कि मार्क्स है अगर क्वेश्चन का, तो 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स जो मिल जाए डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर करने में, ये आप रेगुलर क्लास पे सीखते हो। तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब अगर आप इनमें से किसी भी ग्राउंड में फॉल कर रहे हो, और अगर मैं बोलूं आपके मार्क्स 150 से कम हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा बेटा, अगर आप सितंबर का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी के फास्ट ट्रैक के लिए इनरोल कर लो। आपके कंसेप्ट में बहुत ही कमी आपको लग रहा है कि आपने रेगुलर क्लास जहां से की थी अच्छा नहीं था और 150 से कम मार्क्स है, तो आप रेगुलर के लिए चले जाओ और आप जनवरी 2026 पे फोकस करो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। इस पे डाउट में मत आ जाना खुद पे कि मैं क्या करूं। आप मेरी बातों को सुनो, एनालाइज करो, फिर अपना डिसीजन लो, क्योंकि हम एक लिमिटेशन में बैठे हैं। आप अपने घर पे बैठ के वीडियो सुन रहे हो, मैं अपने स्टूडियो में बना रहा हूं, हमारा 1-on-1 एक्सेस नहीं, मैं आपके शूज में झांक नहीं पा रहा हूं कि आपकी क्या तकलीफ है, तो मैं एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन दे रहा हूं। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अब इन सारी चीज से ओवरकम करना है, तो आप ये सारी लास्ट वाली चीज को इग्नोर कर सकते हो। भाई देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, ये मेरे बैच के बारे से मैं बता रहा हूं। आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा तो आप सुन सकते हो, क्योंकि अब तक आपकी बात थी, ये मेरी कुछ बात है जिसमें आपका भी थोड़ा सा फायदा है। हमारे पास अभी ये 4 प्रकार के बैच हैं। ये इन डेप्थ रेगुलर बैच हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा नेगोशिएबल बस बचा हुआ है, और बस नेगोशिएबल और एलएलपी बचा है, वो हो जाएगा। ये मेरा जस्ट एक बैच पहले का रेगुलर बैच है, ये मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये मेरा बूस्टर बैच है। तो आप ये समझ लीजिए, ये 2 हो गए रेगुलर, जिसमें से एक अभी लाइव चल रहा है, एक मेरा पिछला रिकॉर्डिंग कवर हो चुका है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये बूस्टर बैच है। सब में आपको ये कॉमन फीचर मिलता है, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बेयर एक्ट के रेफरेंस से मैं आपको पढ़ाता हूं, यानी कि लॉ मेकर ने जैसा लॉ बनाया वैसा। क्यूमुलेटिव आपको रिवीजन मिलता है, 2 कंप्लीट टेस्ट मिलता है, डाउट सपोर्ट मिलेगा, सब मिलेगा। अगर आपका ये कहीं भी कमी आ रहा है कंसेप्ट में, राइटिंग प्रैक्टिस पे, कमांड नहीं है लैंग्वेज में, आंसर लिखने नहीं आ रहा है, मैं आपको सुझाव करूंगा, मेरा नहीं, ये तो मैं अपने बारे से बता रहा हूं, आपको जिसका भी अच्छा लगता है ले लीजिए। अगर 150 से कम के मार्क्स हैं तो सर, 150 के ऊपर वाले हैं उनका क्या, आपको जिसका यूट्यूब का रिवीजन अच्छा लग रहा है, यानी कि आप वहां से देख के क्लियर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि 150 के ऊपर वाले के कंसेप्ट ठीक ठाक रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो भी 150 के नीचे वाले हैं, और अगर आप सितंबर को टारगेट कर रहे हैं या आप जनवरी को भी टारगेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा 150 या 150 के ऊपर मार्क्स है, रेगुलर आपको लगता है जाना चाहिए, तो आप जाइए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 150 या 150 के ऊपर आपके मार्क्स हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच और बूस्टर बैच आप ले सकते हैं। क्या फर्क है मैं आपको दोनों में बताता हूं। ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रेगुलर तो हमारा देखो 180 घंटे का है, कॉमन फीचर ये सब में कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट पे सब है। हमारा एग्जाम ओरिएंटेड 80 घंटे का है, बूस्टर बैच 45 आवर्स का है। क्या फर्क है सर? रिकॉर्डेड, ये रेगुलर वाला तो छोड़ दो, वो 180 घंटे का है, वो उस बच्चे के लिए जिसके कंसेप्ट बिल्कुल ही हिले हुए। जो सितंबर में और जनवरी 26 में टारगेट कर रहे हैं, मैं उसको फर्क बताता हूं। भाई रेगुलर में हम पूरी क्लास पे रियल टाइम नोट्स बनाते हैं, इसलिए वहां पे वक्त ज्यादा लगता है, 100 घंटे आराम आराम से चीजों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ समझाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर हम कट टू कट बात करते हैं। भाई हम वहां पे नोट्स बनवाने बैठेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो वो टाइम हमारा कट डाउन हो जाता है। पूरे नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं क्लास के, वो टाइम बच गया। इधर उधर की बातें नहीं करते, जो प्रैक्टिकल केस लॉ डिस्कस करते रेगुलर में, एग्जाम के लिए जितना रेलिवेंट है वो करते। तो 80 घंटे के अंदर ही हो जाता है। इसमें 6 चैप्टर वाइज टेस्ट है, पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल मिल जाती है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच इसमें, जिससे आप राइटिंग अपनी प्रैक्टिस सुधार सकते हैं। बूस्टर क्या है और इस पे इतना कम समय कैसे लग रहा है? कसम से बोल रहा हूं मैं, दोनों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई फर्क नहीं है। तो सर इतना कम टाइम उस पे कैसे लग रहा है? आप विश्वास नहीं करेंगे, ये वो बैच है जो मैं 3-3 साढ़े 3-3 घंटे के स्ट्रेच पे लिया हूं। ये वाले बैच 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे के होते थे, ये मैं 3-3 घंटे के स्ट्रेच पे लेता था। तो जब आप स्ट्रेच पे लेते हो और 1.20 की स्पीड में लेते हो तो फटाफट चीजें कवर हो जाती है। ये उन लोगों के लिए जिसके कंसेप्ट तो क्लियर है, बट कहीं कहीं वो अटकते हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं, तो उनको एक पॉलिशिंग मिल जाती है। तो
अगर आप कहीं कहीं बस अटकते हो और फटाफट फटाफट पॉलिशिंग चाहिए, आप इस बैच में जा सकते हो, 45 आवर्स में आपका सिलेबस खत्म। लेकिन आप कहीं कहीं नहीं, कहीं ज्यादा ज्यादा अटकते हो, गो फॉर दिस बैच, बहुत मजा आएगा। अगर 150 से कम मार्क्स आप इन बैच में एनरोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्त, नीचे प्राइस दिए हुए। राइटिंग प्रैक्टिस बैच ये वाले में साथ में इंक्लूड नहीं होता, अलग से लेना पड़ता है। 2500 में सिर्फ आपका बूस्टर बैच आएगा, 3000 में आपका बूस्टर प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी आएगा। ये जो 4000 का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इस पे ये सारी चीज आती है, राइटिंग प्रैक्टिस इस पे साथ में इंक्लूडेड है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, आप आराम से उस लिंक में जाके एनरोल कर सकते हैं बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में। मैं आपको शो भी कर देता हूं एक बार। ये बीबी वर्चुअल की वेबसाइट है दोस्तों। जैसे वीडियो लेक्चर में सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ में आप जाएंगे, बिजनेस लॉ में आप सेलेक्ट करें बिजनेस लॉ और मेरा नाम, आप देखेंगे तो देखो एक यहाँ पे दिख रहा है राइटिंग प्रैक्टिस बैच, बाजू में दिख रहा है रेगुलर बैच प्रीवियस रिकॉर्डिंग, उसके बाजू में दिख रहा है आपको बूस्टर बैच, ठीक है। फिर नीचे आपको दिख रहा है देखो ये लाइव बैच जो चल रहा है, तो सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, आप जाके वहां पे एनरोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आपको और कोई भी क्वेरी है इस बैच के संबंध में कि भाई क्या वैलिडिटी है, क्या व्यूज है, बुक कितने दिन में पहुंचेगी एंड सो ऑन, ये सारी क्वेरी आप इस जगह पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं जो काउंसलर भी है ना, ये खुद सीए इंटर सीए फाइनल के स्टूडेंट है, जो इस कोर्स को ऑलरेडी जी चुके हैं, सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं। तो आपको एक बड़े भाई और बहन की जैसे गाइड भी कर देंगे, और आपके जो भी छोटी सी बड़ी क्वेरी होगी इस बैच के संबंध में जो शायद आप लेना चाहते होंगे, वो क्लियर कर देंगे। डेमो लेक्चर प्रत्येक बैच की, चाहे रेगुलर हो, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो, चाहे बूस्टर हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो यूजफुल रहा हो। जाते जाते लाइक करिए, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहूंगा। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार आप जरूर क्लियर करेंगे।